एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। PYQ की सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर लिया है, पॉलिटिकल थ्योरी कर लिया है, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी सॉल्व करेंगे। PYQ लेटेस्ट ही क्यों सॉल्व किए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैं पिछली वीडियोस में बार बार दे चुका हूं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्यों बार बार रिपीट करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी चल रही है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। PYQ तो सॉल्व कर ही रहे हो, साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कीजिए। सेल्फ असेसमेंट तो होती है अपनी प्रेपरेशन की, टाइम मैनेज भी करना आ जाता है, ठीक है। एग्जाम का जो नया पैटर्न चल रहा है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आपकी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम की जो एंग्जाइटी हो रही है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगी और अपनी परफॉर्मेंस को भी आप ट्रैक कर सकोगे। इसमें पता चलेगा आपको कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो। तो रियलिस्टिक है, इसको जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ हमारी PhD की जो रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस सर्विस है वो भी चल रही है। JRF निकालना आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, PhD में एडमिशन लेनी पड़ेगी, प्रपोजल बनाना पड़ेगा, प्रपोजल सेलेक्ट ही नहीं होता। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू में आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होते, आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है। और प्रपोजल ही ढंग से नहीं बनाए तो क्या करोगे। उसके लिए ही अगर आपको अपना टॉपिक भी नहीं हम पता, हम टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके इंटरेस्ट को देखते हुए। वहीं आपका प्रपोजल बिल्ड करने में भी गाइड करेंगे, प्रपोजल को रिव्यू करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ भी करेंगे आपकी, सो डैट आप परफेक्टली कॉन्फिडेंटली जो है प्रपोजल के साथ बैठें और अच्छे से डिफेंड करें, सो डैट आप अपनी PhD में एडमिशन कराएं। जो JRF के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उसको जल्द से जल्द अवेल करा रहे हैं। बाकी लोगों की तरह आप कहीं स्ट्रगल ना करते रह जाए कि JRF हो चुका है लेकिन अब PhD में एडमिशन नहीं हो रही है, तो उसके लिए यही सर्विस है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन से। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वो ये है कि सत्य शोधक समाज इनमें से किसने स्थापना की थी, फाउंड किया था। ज्योतिबा फुले। आसान क्वेश्चन था, बार बार पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा। तो ये कब किया था उन्होंने? 1873 में। कहाँ पर किया था? पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में किया था। किस लिए किया था? क्या है ये एक सोसाइटी है या कह लो एक एसोसिएशन? किस चीज़ के लिए ये डिप्रेस्ड क्लासेस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो उनके साथ इकोनॉमिक सोशल एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको किसी तरह से रोका जाए। जो निचली जात के लोगों के लिए सत्यशोधक समाज उन्होंने खोला था। इसके सोर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इधर उधर से कहीं से भी मिल जाएगा, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि मिलेगा नहीं आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एज ए पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म किसने चलाई थी? इसका राइट आंसर है रामास्वामी नायकर ने चलाई थी। थोड़ा सा चलिए इसको समझ लेते हैं। ये 1925 में चलाई थी उन्होंने। बेसिकली ये क्या मूवमेंट था? ये एक तरह से मूवमेंट थी जो हिंदू सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अदर थिंग्स, उसको डिस्ट्रॉय करने की एक तरह से ये मूवमेंट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके सोर्स की बात करें तो हमारी रैपिड फायर रिवीजन में मिल जाएगा कि 1925 में उन्होंने लॉन्च की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट राम मनोहर लोहिया को लेकर ट्रू है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ACE स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो A स्टेटमेंट है ये ट्रू है, लोहिया ने दी है, सप्त क्रांति का आइडिया दिया है। सप्त क्रांति का मतलब वो 7 रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। कौन कौन सी है? ये 7 रेवोल्यूशन की लिस्ट आपके सामने रही। फिर पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो लोहिया नहीं करते हैं, वो कौन करता है? जयप्रकाश नारायण करते हैं। फिर थोड़ा और समझते हैं। सी पॉइंट में जो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में ये पब्लिश होती है, इसके ऑथर कौन है? लोहिया है, ये राइट आंसर था। फिर उन्होंने 4 पिलर स्टेट का कंसेप्ट दिया है। क्वेश्चन ने कहा था नहीं दिया है, नहीं, लोहिया ने ये कंसेप्ट दिया है। इसको चौखंबा मॉडल भी कहते हैं। चौखंबा क्या है? चौखंबा का मतलब है 4 पिलर। कौन कौन से वो 4 पिलर मानते हैं एक देश में होते हैं? पहला पिलर विलेज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा प्रोविंस यानी प्रांत, और चौथा सेंटर यानी केंद्र होता। फिर उन्होंने कहा था हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम इज़ द हिस्ट्री ऑफ परफेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये कोट है, ये सही कोट है उनका। इस कोट के मायने क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप परफेक्शन में जाती है वैसे वैसे ही फ्रीडम की भी ग्रोथ होती है। इसका उल्ट भी आप बोल सकते हो, वाइस वर्सा भी सेम है। जैसे जैसे फ्रीडम की ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमें देखने को आता है कि जो मानवीय संबंध है वो अपनी पूर्णता में जाते हैं, उनके रिलेशनशिप जो है
बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं, तभी सभी इंडिविजुअल्स को, दूसरे ह्यूमंस को हमें देखते हैं कि उनको फ्रीडम मिलती है, उनमें ग्रोथ दिखाई देती है। किस चीज़ की? फ्रीडम की ग्रोथ दिखाई देती है। इसके सोर्स की बात करें तो ये सारे आइडियाज़ आपको रैपिड फायर रिवीजन से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने लोहिया की वहाँ पर कवर कर रखी है। लेकिन ये एक नया पार्ट है, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो ये भी ध्यान रखना। 1952 में ये लोहिया का ही एक वर्क है जो उन्होंने पब्लिश किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? BR अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ये वो किस टेबल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं? इसका राइट आंसर है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? ये 1931 के टाइम पे होती है। लेकिन बाकी टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले ध्यान रखना कि ये एक ऐसी टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको महात्मा गांधी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड करते हैं। 3 टेबल कॉन्फ्रेंस फेमस रहती है। फर्स्ट कब होती है? 1930s में। सेकंड कब होती है? 1931 के पास। और थर्ड कब होती है? 1932 को। इसको इस तरह से आपने याद भी रख लेना। और इन टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में क्या क्या हुआ, इसके अराउंड जो भी इवेंट्स, जो भी इश्यूज़, किसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है और पूछा जाता है। तो हमने भी इसको रैपिड फायर रिवीजन में कवर कर रखा है अपनी ई बुक में, जिसमें हमने कम्युनल वार्ड में बताया था कि ये टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज़ डिमांड की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में डिबेट्स हुई हैं बहुत सारी, उनमें से कौन से मैटर पे डिबेट नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर है फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल पे इतनी डिबेट नहीं हुई जितनी बाकी एस्पेक्ट्स पे हुई, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हुई, क्योंकि गांधी अगेंस्ट थे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के, और रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी राइटिंग्स में लिखते वक्त। नेशनलिज्म पर डिबेट रही है। टैगोर ने गांधी को कई बार क्रिटिसाइज़ किया है कि आपका नेशनलिज्म पैरोकियल नेशनलिज्म है, बड़ा नैरो माइंडेड नेशनलिज्म है, और उन्होंने उनके नेशनलिज्म को एग्रेसिव नेशनलिज्म की फॉर्म बताया। तो ये डिबेट रही। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म का क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर भी रखी है, तो वहाँ से जाकर आप देख भी लेना। स्पिनिंग ऑफ व्हील, ठीक है, स्पिनिंग व्हील वो कहते हैं कि चरखे का देखो क्या ही संबंध है। आप चरखे की जो बात करते हो, ये एक सिंबॉलिज्म है, ये इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस नहीं लेकर आने वाला। ठीक है, तो इस सिंबॉलिक चीज़ों में रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे नहीं जाने की हमें ज़रूरत है। तो ये सब को लेकर डिबेट उनकी रहती है। ऐसे भी हमने ये चीज़ें सारी कवर कर रखी है अपनी रैपिड फायर रिवीजन में, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो सेपरेट ई बुक है उसमें भी सब कुछ डिटेल कवर कर रखी है ये सारी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है ये, इसमें आपने क्या करना था, इसको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझिए। सबसे पहले सेशन में लिखा है कि नॉन वायलेंस वाज इंटेग्रल टू गांधीज अप्रोच टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। क्या ये बात सही नहीं है? यस सही है। नॉन वायलेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, वो कहते थे भाई वायलेंट अप्रोच पे नहीं जाना है, वायलेंस तो कोई वे ही नहीं है, नॉन वायलेंस ही रहना है। सही हो गया। फिर गांधी जी का ये मेथड है जो नॉन वायलेंस है, ये एक इनोवेटिव था, इफ़ेक्टिव था। किस चीज़ के लिए? सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आने के लिए। जिन्होंने अपनी बहुत सारी मूवमेंट से प्रूव करके दिखाया कि नॉन वायलेंस वे से भी हम गवर्नमेंट को अपनी बात रख सकते हैं, उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल चेंजेस आ सकते हैं। सही कहा। रीज़न में अ प्रैक्टिस ऑफ हिंसा, यानी जो नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस है, क्या वो पॉलिटिकल थ्योरी बनी? ठीक है। ओवर ए टाइम क्या हो गया, ये एक इंडिया की लीडिंग आइडियोलॉजी बन गई, यानी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, नेशनल मूवमेंट, उसको गाइड करने वाली एक लीडिंग आइडियोलॉजी बन गई। ठीक, और गांधी इसी मूवमेंट के क्या रहते हैं? सेंट्रल फिगर रहते हैं। और क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस के सिद्धांत को परिपक्व कैसे करना है, कैसे इसको चलाया जाना है, ये सारी चीज़ों को लेकर वो गाइड करते हैं। इसलिए रीज़न जो बताया गया है वो सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए दोनों ही करेक्ट है, और आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको आप देख सकते हो। और बढ़ते हैं इसके सोर्स की ओर। तो ये इग्नो के नोट्स में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। गांधीयन अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, क्या यूज़ करते हैं, नॉन वायलेंट मेथड यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि गांधी की मेजर फिलॉसफी नॉन वायलेंस के बेस पे आपको कैसे नहीं पता होगी।
बात करते हैं मन्नू की स्टेट पॉलिसी को लेकर। ये किसने कहा है कि मन्नू की स्टेट पॉलिसी में जो राज्य व्यवस्था है वो धर्म की कसौटी पर वास्तविक है? किसने कहा? इसका राइट आंसर है सत्यमित्र दुबे ने कहा है। ऐसे एनटीए क्वेश्चन पूछ रहता होता है, कोई कमेंट्री पूछ ही लेता है कि किसने क्या कही है। चांसेस आर हाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि किसी की कमेंट्री कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ये चांसेस हाई है कि ऐसे ये क्वेश्चन मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ही काउंट करूँगा। सत्यमित्र दुबे के बारे में हमने नहीं सुना होता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एनटीए बीच में लेकर आएगा, और ख़ास करके तब जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन ही इतने आए हैं। 17 के राउंड मुझे लगता है इसके क्वेश्चन आया, तो देखिए तो ऐसी चीज़ें तो आएंगी ही। अब पूछते हैं कि सिंक्रेटिज्म का कंसेप्ट इनमें से किस थिंकर के साथ एसोसिएटेड है? इसका राइट आंसर है कबीर। ये इजी है, ये पता होना चाहिए, कबीर का ये मेन कंसेप्ट है, ठीक है, सिंक्रेटिज्म का। सिंक्रेटिज्म किसकी बात करता है? ये करता है कि जो भी बिलीव्स प्रैक्टिस होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के, ठीक है, वो ओरिजिनली किसी का भी नहीं होता, वो आइडियाज़ कहीं ना कहीं से फ्यूज़ हुए होते हैं, फ्यूजन हो रखा होता है उनका, ठीक है ना। सिंक्रेटिज्म को मैं ऐसे याद रखता हूँ, सिंक से याद रखता हूँ कि आइडिया सिंक हो रखे होते हैं भाई, किसी का अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं है, सब एक दूसरे के आइडिया से एक मिक्सचर जो है मिलता है, और एक आइडिया कोई ना कोई फिलॉसफी, कोई रिलीजन, कोई कल्चर अडॉप्ट कर लेता है, कर भी ले अडॉप्ट, लेकिन फिर भी ओरिजिनलिटी में वो उसका नहीं हो सकता कभी भी, कहीं ना कहीं से ये मिक्सचर से ही आया होता है। सिंक्रेटिज्म में यही कह रहे हैं। इसके चलते हुए ये बेसिक है, ये क्रक्स है, इसके चलते हुए क्या होगा? इसका मतलब ये डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन की बात कर रहे हैं कि हम सब जो है मिक्सचर हैं, हमारे आइडियाज़ भी मिक्स ही है, इसलिए बंट नहीं सकते हम। कैसे बांटोगे इस फ्यूजन को? सेग्रीगेट कैसे करोगे? अलग अलग कैसे करोगे? अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आइडिया इस बेसिस पे चलता है। तो इसके सोर्स की बात करें तो ये कोई ना कोई बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो एक सोर्स हमने भी लगाया, वहाँ से आपको ये मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कि मन्नू ने इनमें से डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट की फाउंडेशन के लिए कौन सी व्यवस्था नहीं मानी है? किस चीज़ पे नहीं माना है? ये नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बेसिस है। जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज होती है ना, जैसे हम पढ़ते हैं लॉक, हॉब्स, रूसो की, उस पे बेसिस पे नहीं है। क्योंकि देखो बहुत सारे जो राइटिंग्स लिखते हैं ना, मन्नू पर स्टडी की है बहुत सारे थिंकर्स ने, फिलोसफर ने, उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधारित पे नहीं है उनकी डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट। तो कहते किस पे आधारित है? कहते वो जब बात करते हैं ना इंडियन गवर्नेंस की कि कैसे गवर्न किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए, वो धर्म की बात करते हैं जिसमें राइटियसनेस आ जाता है। वो राज धर्म की बात करते हैं जिसमें एक रूलर के, शासक के क्या कर्तव्य होते हैं उसकी बात करते हैं। वो किनशिप की बात करते हैं, ऑनर की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ऐसी बातें तो करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मन्नू की जो थ्योरीज हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पे आधारित है, ठीक है। मॉडर्न साइंस में जो आज हम कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मानते हैं ना कि इंडिविजुअल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी स्टेट ने जन्म लिया, वो नहीं है। ऐसा बहुत फिलोसफर जो है या जो कमेंटेटर होते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे वो मानते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को रूल आउट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कबीर को मुक्ति दूत इनमें से किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कबीर को मुक्ति दूत। ये याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट कमेंट है कबीर पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ठीक है। इसको भी हमने अपनी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक में कवर कर रखा है, और भी हमने बता रखा है कि कबीर पर और कमेंट है, जैसे राजा राम मोहन राय ने आगर दर्शक कहा है, अंबेडकर ने कहा है 3 जेम्स पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, बुद्ध, कबीर और फूले, वो 3 जेम्स में से एक, ठीक है, कबीर भी जेम है। तो ये याद रखना है आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो सब्जेक्ट लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, जो राइटिंग्स लिखते हैं, ठीक है, वो इनमें से किन चीज़ों पर फोकस करते वक्त कुछ चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं? अब जो जो चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं आपने वो नहीं बतानी है, आपने क्या बताना है? वो नॉट लिखा है, नॉट, ठीक है, नॉट इग्नोर। जो इग्नोर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट कर दिया गया है, वो बताना है। जो इग्नोर नहीं करते मतलब जिस पे फोकस करते हैं, तो पॉलिटिकल इकॉनमी पे वो फोकस कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। ये क्या क्या चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। बिकुपार करते हैं, देखो मॉडर्न इंडिविजुअल थिंकर्स पर
कम फोकस किया जाता है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की राइटिंग लिखते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे नहीं फोकस किया जाता, सोशल जस्टिस पे नहीं किया जाता। तो बीकू पारेख अपने आर्टिकल में लिखते हैं द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी 2010 में पब्लिश होता है। इसमें वो कहते हैं हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की स्टडी करते हैं, या कोई भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पर कुछ लिखना चाहता है तो ये चीज़ें ध्यान में रखे, खास करके ये 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखे कि इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी इंडियन राइटर का वर्क है, ठीक है, फिलोसफर का वर्क है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडिया में रहे भी हैं या नहीं भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, इंडिया की फ़िलासफ़ी उसमें दिखाई देती हमें, तो हम उनका वर्क मानेंगे। डजेंट मैटर वो इंडिया में रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इंडिया में रहने वाले के थॉट्स ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं कहलाए जा सकते, ये कहना चाहते हैं। पहली चीज़ ये समझो। दूसरी चीज़ ये है, इट शुड बी मोर कंसर्न विद थ्योरी रेदर देन थ्योरिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरी पे फोकस करना है ज़्यादा, थ्योरिस्ट पे फोकस नहीं करना। उसके लाइफ इवेंट्स पे ही स्टडी मत करते जाओ। उसने जो थ्योरीज दी है, जो आइडियाज़ दिए हैं, जो फिलॉसफीज दी है, उसको ज़्यादा समझने में टाइम व्यक्त करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप उनकी समझ रहे हो, आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो कल्चरली न्यूट्रल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं पर भी उनकी थ्योरी ले जाओ, वो एप्लीकेबल ही लगनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ आप कहोगे कि इंडियन कल्चर के लिए ही फिट हो सकती है, तो फिर वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होती। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर ही है, वो कल्चरली न्यूट्रल होती है, यूनिवर्सल होती है, सब जगह पर एप्लीकेबल होती है। देन अगर वो सिर्फ एक रीजन को लेकर, एक देश को लेकर हो जाएगी तो वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं कहलाई जा सकती। इसलिए ऐसे आइडियाज़ को ही हम उनके पॉलिटिकल थ्योरी मानेंगे जो कल्चरली न्यूट्रल है। जो कल्चरली न्यूट्रल नहीं है, कल्चरली बायस्ड है, वो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बीकू पारेख कहते हैं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बीकू पारेख का ओरिजिनल आर्टिकल है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आर्टिकल का नाम याद रखना, द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी। तो जे स्टोर में ये अवेलेबल है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अरबिंदो के आपको दिए, क्या दिए, लाइफ इवेंट्स दिए, क्या करना है इसको, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका राइट आंसर है ये। इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर में आने चाहिए। सबसे पहले आते हैं वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में 1879 में अपने 2 बड़े भाई के साथ स्टडीज़ करने जाते हैं। ICS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ज्वाइन करते हैं किंग कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1893 में वाइस प्रिंसिपल बनते हैं बड़ौदा कॉलेज का, और फिर वो बनारस में सेशन अटेंड करते हैं कांग्रेस का 1905 में। 1908 में अलीपुर बम केस में उनकी क्या हो जाती है, हिरासत हो जाती है, वो अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। चलिए इसके सोर्स की बात करें तो ये सारे आपको हमारे, आई थिंक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये रैपिड फायर विजन नहीं है, यहाँ पे लिखना था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो ये एक टाइपो है, इसको आप देख लेना कि अगर पहले भी कहीं कुछ ऐसा आया है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मेजर कंटेंट जो है हमारा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक सेपरेट ई बुक आती है, उसमें इतनी डिटेल में दे रखा है, क्योंकि रैपिड फायर विजन में हमने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में कवर की है। तो ये टाइपो है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछें, 2 लिस्ट पूछी है, ठीक है, इनको मैच करना है। एक लिस्ट में बुक्स है, दूसरी लिस्ट में राइटर्स है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं, किस राइटर के साथ कौन सी बुक मैच करती है। ए प्ली ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जयप्रकाश नारायण ने लिखी, कब लिखी, 1959 में लिखी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसने लिखी, MK गांधी ने 1947 में। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 VD सावरकर ने लिखी, कब लिखी है, 1909 में। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में किसने लिखी, राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, इसके सोर्स की अगर बात करें तो ये आपको हमारी रैपिड फायर विजन की ई बुक में सभी चीज़ें मिल जाती है कि कौन कौन से मेजर वर्क है, कौन कौन से थिंकर के, ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे एक क्वेश्चन तो बन नहीं जाता होता है। चलिए आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी की जो सत्याग्रह की थ्योरी है उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, और आपने बताना है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B, D जा रही है, C और E नहीं जा रही है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिसने सत्याग्रही बनना है उसको एक चीज़ समझनी होगी
कि डायलॉग विचार विमर्श करने के लिए प्री कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है ताकि डायलॉग अच्छे से हो सके। दूसरी चीज़ ये इसमें कही है कि हमारा सत्य पर सिर्फ मोनोपोली नहीं हो सकती है, कोई भी सत्य पर मोनोपोली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो सबका है, ट्रुथ जो है वो सबका होता है। तो यहाँ पर पार्शियल लिखा है ना, तो इसलिए अगर जब ये चीज़ समझ में आ जाती है तो कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी सेल्फ कंट्रोल भी आपका आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है और मेरा सत्य ही सत्य है, ऐसा वाली चीज़ नहीं, मोनोपोली नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है कि सत्याग्रही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, डायलॉजिकल स्पेस को क्रिएट करने में ताकि विचार चर्चा हो सके, उसको वो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। क्वेश्चन में लिख रखा है नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसलिए गलत है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉन वायलेंस की कमिटमेंट जो है आपके अंदर एलिनेशन की फीलिंग को ख़त्म कर देगी, अदरनेस की फीलिंग को ख़त्म कर देगी और आप सबके साथ एक ह्यूमैनिटी वाला व्यवहार करोगे, सबको एक मानोगे, क्योंकि अब आपको नफरत नहीं रहेगी, किसी को मारना ही नहीं है, ख़त्म होगी कहानी। तो इसलिए आपके अंदर एलिनेशन और अदरनेस की फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ये स्टेटमेंट। फिर ई स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने वर्ड ही चेंज किए हैं यहाँ पर। उसने कहा था कि सत्याग्रही जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो मॉरल स्टैंडिंग जो है पार्टिसिपेंट्स की, उसके साथ जो देने वाली उनकी नैतिक प्रतिष्ठा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे था मे निगेट, वो कर सकता है, तो यहाँ करने ना करने की संभावना की बात नहीं है, भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, ये इस तरह से कहना चाहते हैं। ठीक है कि वो निकार ही देती है, निकार सकती है नहीं, निकार ही देती है, मे निगेट नहीं है, निगेट है, श्योरिटी है कि मॉरल स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, नैतिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। तो यहाँ पर समझौता नहीं करना है सत्याग्रही को। ट्विस्टेड है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है? उसके वर्ड्स के साथ एग्जामिनर ने खेला है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन ट्विस्टेड होने की वजह से हल्का सा टफ हो जाता है। बढ़ते हैं इसके सोर्स की ओर। तो ये सारे सत्याग्रह के आइडियाज़ क्या है, गांधी जी ने क्या क्या, IPT की हमारी ई बुक में भी मिल जाएगा, गांधी जी वाली आप वीडियो भी देख सकते हो, वो भी चैनल पर है, सब कुछ वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये क्या है, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए, उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को देखते हुए आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका राइट आंसर ये है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है शारदा सदन, चौपाटी मुंबई में पंडिता रामाबाई इस्टेब्लिश करते हैं 1889 में। फिर आता है रामाकृष्ण मिशन जो बेलमोर मठ कलकत्ता में इस्टेब्लिश करते हैं स्वामी विवेकानंद 1897 में। फिर आता है अभिनव भारत सोसाइटी VD सावरकर जो इस्टेब्लिश करते हैं 1904 में। फिर टॉलस्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी इस्टेब्लिश करते हैं 1910 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा BR अम्बेडकर इस्टेब्लिश करते हैं 1924 में। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट और वो कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है ये भी हमारी रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में मिल जाती है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि महात्मा गांधी की आपने इनमें से बताना है कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 B और E। देखिए हिंद स्वराज तो आपको पता ही थी, एक ही E में ऑप्शन है, उसके साथ जो B आ रहा है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी उन्होंने लिखा होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ईजी था सॉल्व करना। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उनका कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है या मेजर वर्क नहीं है जिसको इतना जाना नहीं जाता। हिंद स्वराज बहुत चर्चा में रहता है, 1909 में हुआ है। लेकिन अब आपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को भी याद रखना है, 1949 में महात्मा गांधी का ये वर्क है। बाकी के वर्क की बात करें, मॉडर्न इंडिया और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है ये बिपिन चंद्र ने लिखा है। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो ये हमें कुछ वेबसाइट से और हिंद स्वराज आपको रैपिड फायर विजन से पता चल जाता कि कौन से महात्मा गांधी के वर्क थे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर जिसमें कहा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कोई भी नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन गलत डाला गया NTA की तरफ से। गलत क्या डाला गया मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है ना नॉट एसोसिएटेड, वो एक्चुअली एसोसिएटेड आना चाहिए, नॉट नहीं है। सिर्फ D को छोड़कर बाकी A B C E जितनी स्टेटमेंट है ना वो सभी की सभी महात्मा गांधी की है। लेकिन ये जो D स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है जीन जैक रूसो की। ये याद रखना, टू बी सेड इन द वर्ल्ड ऑफ मैड मैन इट्स सेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैडनेस। ये जो है ना पागलों की दुनिया में एक जैसे रहना ही पागलपन का एक रूप है।
किसने कहा है? जीन जैक रूसो ने कहा है। ये ध्यान रखना, ये कोट उनका है, फेमस कोट है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये कोट आपको महात्मा गांधी के। तो ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया कि एनटीए ने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। तो आपने क्वेश्चन से बस ये ध्यान रखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट गांधी जी की थी और कौन सी स्टेटमेंट जो है जीन जैक रूसो की है। अब सॉल्व करते हैं जून 2024 के क्वेश्चंस को। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस भी बहुत इजी रहे हैं आपके, कुछ पीवाईक्यू से ही काफ़ी आगे। जैसे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये बुक किसने लिखी, ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर है वी डी सावरकर। पता ही है, फेमस होनी चाहिए, क्योंकि वी डी सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा है कि ये जो 1857 का आप सैनिक विद्रोह कह रहे हो, सिपाही म्यूटिनी कह रहे हो, ये गलत है। ये कोई विद्रोह थोड़ी ना था, ये तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी इंडिया की। तो ये बुक उन्होंने 1909 पे लिखी और बाद में अंग्रेज़ों ने इसको बैन भी किया था। इसके सोर्सेज की बात करें तो एमपी सिंह और हिमांशु राव की बुक आती है पॉलिटिकल थॉट, वहाँ से मिल जाती है। एचसी का रैपिड फायर रिवीजन की बुक में हमने वैसे ही कवर कर रखी है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक और पीवाईक्यू, कौटिल्या के एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पूछ रखे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इनमें से। ये फिर से आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। मैंने बताया एक लॉजिक सी चीज़ होती है कि अगर ऊपर 5 स्टेटमेंट दे रखी है और नीचे कोड 4-4 के दे रखे हैं, मतलब इनमें से मैं एक कोई गलत निकालूंगा तो मेरा आंसर सही निकल जाएगा। और यहाँ पर पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि ई में जो फौज है वो गलत दे रखा है। ये शत्रु का ये है जो ई, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से वो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ABCD आंसर आ गया। इजी था, ठीक है। कौटिल्या ने सप्तांग की थ्योरी दी है। सप्तांग मतलब उसमें 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी भी स्टेट को बनने के लिए 7 चीज़ें होना जरूरी है। कौन कौन सी है? किंग होना चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए, कंट्री जैसे जनपद कहते हैं या पॉपुलेशन कह लो होनी चाहिए, ठीक है, फोर्टिफाइड सिटी होनी चाहिए, दुर्ग होनी चाहिए, ट्रेजरी कोष खजाना पैसा वेल्थ वो होना चाहिए, आर्मी दंड ये होना चाहिए, ठीक है, अलाइज होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। तो ये 7 एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं सप्तांग थ्योरी में। इसमें किसी तरह का भी कोई शत्रु होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 7 चीज़ों से ही स्टेट अपने आप में कंप्लीट है। जरूरी नहीं आपको एनिमी चाहिए, नहीं भी होंगे तो भी स्टेट कहलाई जाएगी। तो ये एमपी सिंह की बुक में भी आपको मिल जाता है, रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी हमने दे रखा है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हमारी जो डिटेल्ड ई बुक है वहाँ पर भी हमने दे रखा है। फिर से पीवाईक्यू पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो सारे पीवाईक्यू से ही उठा लिए गए। ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ये बुक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। पॉपुलर बुक है उनकी, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 1959 में आ रखी है, ठीक है। इसके भी सोर्स की बात करें फिर वहाँ से ही सेम बुक से आपको ये सभी सोर्स मिल जाते हैं, और एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज में भी हमने इसकी बात कर रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से पीवाईक्यू। अब ये देखो, एग्जामिनर इतना आलसी है कि उसने क्या किया है कि क्वेश्चन ही डाल रखा था पीछे सप्तांग थ्योरी को लेकर, ठीक है। और हमें भी पता है, वो क्वेश्चन से ही रीड करोगे, वहाँ पर लिखा है कि कौटिल्या की सप्तांग थ्योरी के इनमें से कौन से एलिमेंट नहीं है, ये पूछा था ना। क्वेश्चन में आंसर था, पिछले क्वेश्चन पढ़ो तो वो क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल रहा है कि सप्तांग थ्योरी तो कौटिल्या की है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है। तो जब एग्जामिनर ही इतना आलसी हो तो आप तो उस नंबर का फ़ायदा लो ना, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से सेम रहेगी, हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब वापस वही सोर्सेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ओके, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली, कब निकाली थी ये पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के जितने आंदोलन हैं, ठीक है, जितनी मूवमेंट्स उन्होंने लीड की वो सारी पता होना चाहिए। क्या हुआ है उसके पीछे की थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ होना चाहिए, उसके आउटकम पता होना चाहिए। ये बार बार पूछे जाते हैं और ये 1930 में ये हो रखा है, ठीक है। तो ये दांडी मार्च क्या है, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 240 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया था, 24 डेज़ के लिए किया था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का किया था। 245 माइल्स मतलब लगभग 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्या अपोज कर रहे थे? ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया जो सॉल्ट पे टैक्स लगाता था, और वही लॉ ये भी कहता था कि इंडियन अब अपने आप ये सॉल्ट नहीं बना सकेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट था, ये चीज़ चल रही थी, ठीक है। ओके, तो कहाँ से मिलता है? विद्या चक्रवर्ती से दांडी यात्रा मिल जाती है। फिर हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट ई बुक में साल्ट मार्च को डिटेल में हमने कवर कर रखा है। अब फिर पढ़ते हैं, नेक्स्ट पीवाईक्यू है। चौखंबा मॉडल किसने दिया डिसेंट्रलाइजेशन का? बहुत पॉपुलर, मैंने कितनी बार वीडियोस में पढ़ा रखा है, ठीक है, आपको। राम मनोहर लोहिया ने दिया। चौखंबा मॉडल क्या होता है? चौखंबा मतलब 4 खंबे, 4 खंबे मतलब 4 पिलर्स। तो किन 4 पिलर्स की बात करते हैं? पहला होता है विलेज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा उसमें प्रोविंस आ जाते हैं, और फोर्थ आता है नेशनल लेवल पर, ठीक है, नेशन। तो ये कैसे चल रहा है? विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशन, ठीक है। तो आज भी ऐसे ही हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं, बॉटम टू टॉप अप्रोच चलती है किसकी? राम मनोहर लोहिया की चौखंबा मॉडल में। इसके सोर्स की अगर बात करें
तो विद्या चक्रवर्ती से भी मिल जाती है बातें। हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक में इसको डिटेल में कवर कर रखा है। एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ में भी हमने इसके क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपको, और वही चीज़ें पूछ रहे हैं वो। ओके, राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया इनमें से किसे कहा था? इसका राइट आंसर है इसको इंदिरा गांधी ने कहा है। ये एक फेमस कोट है उनका। उन्होंने क्यों कहा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि जब सिंडिकेट बनी थी, यानी कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, तो सिंडिकेट में बहुत सारे पावरफुल लीडर थे। इंदिरा गांधी भी थी उनमें, लेकिन तब वो इतनी पावरफुल नहीं थे, अथॉरिटेरियन फिगर तब इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं ये गूंगी गुड़िया है। कहने का मतलब इनका डिसाइसिव रोल ही नहीं है, ये डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन वही लीडर लेंगे जो पुराने लीडर है। लेकिन 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ये सारी चीज़ें बदल कर रख देती है। गूंगी गुड़िया इस लेवल की अथॉरिटेरियन फिगर बन जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इसके सोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन इंडिया टुडे का वेबसाइट है, वहाँ से भी हमें मिल जाती है ये चीज़। और वैसे भी ये जीके वाला मतलब पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं। स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रीजन में अपना फेमस लेक्चर दिया था। किस सिटी में जाकर उन्होंने ये डिलीवर किया था? इसका राइट आंसर है शिकागो में दिया था। काफ़ी फेमस स्पीच है, जिसकी वजह से आज भी लोग उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, कब दिया था? 1893 में ये स्पीच दी थी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। कहाँ पर? शिकागो में। बस इतना याद रखना है। इसके सोर्स की बात करें, MP सिंह की बुक से भी मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक जो हमारी डिटेल्ड एक बुक है, वहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद का चैप्टर कवर है, मिल जाएगा। ओके, ये एक कोट आ रखा है जो अनपॉपुलर सा कोट है, मतलब पता नहीं चल रहा था हमें कि ये किसका हो सकता है पॉसिबली। तो लेकिन ये जो कोट है कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एसोसिएट किया जा रहा है। और ये अगर महात्मा गांधी भी इसका होता ना आंसर ऑप्शन में, तो उसके साथ भी एसोसिएट किया जा सकता था। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस कोट में? इस कोट में बेसिकली क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा राइट्स पर जोर दिया जाता है, लेकिन ड्यूटीज़ पे दिया नहीं जाता। ऑब्लिगेशंस का मतलब है ड्यूटीज़ पे दिया ही नहीं जाता। ये कहते हैं अगर ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर ली जाए, इफ़ ऑब्लिगेशंस वर अंडरटेकन, राइट्स वुड नेचुरली फ्लो फ्रॉम द, तो राइट्स अपने आप ही निकल कर आ जाते हैं। कैसे आता है? ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी है कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, किसी के साथ किसी लाइफ की इंटरफेरेंस नहीं करनी है, तो ये आपने ड्यूटी फॉलो कर ली अपनी। इसका मतलब उसको क्या राइट मिल गया? राइट टू लाइफ मिल गई। ठीक है, एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिल गई। तो इस तरह से ड्यूटीज़ के पर्सपेक्टिव से राइट्स को देखा जा रहा है, ना कि राइट्स के पर्सपेक्टिव से ड्यूटीज़ को देखा जा रहा है। बस इतना ही फ़र्क है। अब सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। इसमें जो आपके पहला क्वेश्चन पूछ रखा है वो है अंबेडकर के बारे में, कि अंबेडकर को लेकर इनमें से कौन से फैक्ट्स सही है वो आपने बताना है। उसी हिसाब से आपने आंसर जो है चूज़ करना है। इनमें से एक फैक्ट जो गलत दे रखा है वो इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। सी को एलिमिनेट कर दें आप, और बाद में एक ही ऑप्शन आपके पास बचती है, विच इज़ सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ठीक दे रखी है। कि अंबेडकर डिफाइंड सोशल जस्टिस कैसे करते थे? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल करते थे। ज्योतिबा फूले उनके आइडियल थे, यस थे। इलेक्शन उन्होंने कभी लड़े? यस लड़े थे। PhD थी उनके पास, इकोनॉमिक्स की थी, इवन पॉलिटिकल साइंस की भी उनके पास PhD थी। इसके सोर्सेज की बात करें, हिमांशु राव की बुक में भी आपको मिल जाता, और हमारी इंडिया पॉलिटिकल थॉट की बुक आती है जो सीकर की E-बुक, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये PYQ है, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट दे रखा है JP नारायण ने। टोटल रेवोल्यूशन में, वो रेवोल्यूशन में टोटल वर्ड क्यों लिखते हैं? वो चाहते हैं कि इंडिया का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सोसाइटी लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और इकोनॉमी लेवल पर। तो इसलिए पॉलिटिक्स लेवल पर, सोसाइटी लेवल और इकोनॉमी लेवल पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ों की वो डिस्कशन करते हैं। वही आइडिया टोटल रेवोल्यूशन का है। JP नारायण की वीडियो चैनल पर पढ़िए आप डिटेल में, टोटल रेवोल्यूशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। तो ये विद्या चक्रवर्ती की बुक से भी आपको ये आइडिया मिल जाता, और हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट है जो सीकर की जो E-बुक है उसमें भी आपको ये आइडिया मिल जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी है और बताना है कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे मैचिंग होती है। वेद व्यास जो है महाभारत के ऑथर है। कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, उन्होंने आइडिया दिया सप्तांग तथा सप्तांग थ्योरी दे रखी है। सप्तांग मतलब है 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। एक स्टेट बनाने के लिए 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला स्वामी आता है, दूसरा अमत्य, तीसरा जनपद, चौथा उसमें दुर्ग आता है, और फिर 5वां कोस आता है, दंड आता है, फिर 6वां और 7वां आता है शस्त्र, जिसे हम आर्मी और मिलिट्री भी कह सकते हैं। और राजा राम मोहन राय क्या थे? इंडियन रेनेसां के अर्ली रिफॉर्मर थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के मेंटर रहे हैं, पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होते हैं।
इंडियन पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा की बुक आती है, उसमें भी थोड़ी चीज़ें आपको कुछ फैक्ट मिल जाएंगे, और इसके साथ हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो ये बुक आती है उसमें भी ये सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो एक्सट्रीमिस्ट की बात की जाती थी उनमें से आपको नाम दिए गए और वो एक्सट्रीमिस्ट आपने बताने कौन है। तो लाल बाल पाल एक फेमस नेम है, तो पहले ABC ही उसमें आ जाते हैं, तो यही बेसिकली 3 नाम पॉपुलर थे। एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा अग्रेसिव वे में ब्रिटिशर के अगेंस्ट काम कर रहे थे, और मॉडरेट्स जो थे वो प्रेयर करते थे, इतना असर्टिव उनका नेचर नहीं था, इतना रेडिकल नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट फेमस उनका कोट है, लाला लाजपत राय लॉयन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब का खिताब इन्हें हासिल है, बिपिन चंद्र पॉल का नाम आता है। वो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, ब्रिटिशर के अगेंस्ट कैसे जाना है, कौन से मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं ये तीनों, लाल बाल पाल। आपको मिल जाता इग्नो के नोट से भी ये चीज़ें मिल जाती। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किसने लिख रखी है। ये पहली बार नया क्वेश्चन आया है, पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम है बिनोय कुमार सरकार, जिन्होंने ये लिख रखा है। ये है क्या, ये एक आर्टिकल है जो 1919 में पब्लिश होता है। ये आर्टिकल आपको जे स्टोर में अवेलेबल है, मिल भी जाएगा, तो इन्होंने दे रखा है। ये नया क्वेश्चन, एक्सेप्शन है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ही नए होते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ किसने फाउंड किया, ये पता ही है आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको महात्मा गांधी ने फाउंड किया था। हरिजन किसके लिए ये फाउंड किया था, ये बेसिकली जो दलित डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इसको इन्होंने फाउंड किया था। 1932 में फाउंड किया जाता है, ताकि ये इक्वालिटी की बात करते हैं इसमें, ठीक है, दलित की लाइफ कैसे इंप्रूव हो सके, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, इक्वल ट्रीटमेंट से, ऐसी बातें गांधी जी ने की थी ये सभा के ज़रिए। तो बिंदु चक्रवर्ती में भी आपको ये आइडिया मिल जाता। और ये अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ह्यूमन लाइफ इनटू ए डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी। ऐसी एवोल्यूशन की बात कौन करता है इनमें से, आपको पता होना चाहिए कि कौन कर सकता है। औरोबिंदो घोष ही करेंगे ऐसी बातें, क्योंकि वही डिवाइन लाइफ, डिवाइन बॉडी, डिवाइन चीज़ों की बात करते हैं। क्योंकि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिज्म के साथ अगर समझना है तो औरोबिंदो घोष को पढ़ा जाता है, वो इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं। तो वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स की एक हायर सेल्फ भी होती है, जिसे वो डिवाइन स्टेट करती है, जिसमें पीस है, जॉय है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस पाई जाती है। ऐसी स्टेट को वो कहते हैं डिवाइन स्टेट। तो ये कहते हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन सबकी हो सकती है। ह्यूमैनिटी इज़ कैपेबल कि वो अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, अपनी जो लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हैं। करंटली वो लिमिटेशन की लाइफ जी रहे हैं, जैसे ही वो ऊपर उठेंगे हायर स्टेट में जाएंगे, जिसे वो डिवाइन स्टेट करते हैं, जिसमें लव, कंपैशन, ट्रूथ और विजडम से वो भरे होंगे। तो ये स्टेट को वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म होना चाहिए हर ह्यूमन को। और कहते हैं हमारी लाइफ बनी इसीलिए है, और हमारे साथ लाइफ में इवेंट्स और कुछ भी होता है वो इसी वजह से होता है, ताकि हम जो है अपनी करंट स्टेट से ऊपर उठकर डिवाइन स्टेट की तरफ जा सके। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल मिल भी जाएगा savitri.in करके वेबसाइट से, और वहाँ से आप ये पढ़ भी सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनव भारत नाम की सोसाइटी, जो एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी, किसने इस्टेब्लिश की थी, किसने क्रिएट की, वी.डी. सावरकर ने की थी। तो ये PYQ है, पहले भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। कब की है, 1904 में करते हैं वी.डी. सावरकर अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर। इसका मेन पर्पस क्या था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ना और लोगों में जो है देशभक्ति की भावना भरना। तो ये सीक्रेटली ऑपरेट करते होते थे। जो यंग इंडियंस थे, जो ठीक है यूथ थे, उनको लेकर चलते थे, उनको ट्रेनिंग करते थे, उनको सिखाते थे, और बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें भी इसी सोसाइटी में वो बताते थे। इसके सोर्स की बात करें, हिमांशु राय में भी मिल जाता है, और रैपिड फायर रिवीजन में भी वी.डी. सावरकर को हमने कवर किया शॉर्ट में, और उसमें भी सारी चीज़ें आपको कवर में मिल जाती। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट किसने डेवलप किया। ये भी PYQ है, इजी है, इसको गलत करके नहीं आना चाहिए था। इसका राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये कॉन्सेप्ट है। अब इंटेग्रल ह्यूमनिज्म क्या मतलब होता है, 1960s में इन्होंने फिलॉसफी ये डेवलप की है। इसमें बेसिकली ये बैलेंस्ड और होलिस्टिक सोसाइटी लेकर आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल पे भी फोकस करना है, हमें सोसाइटी पे भी फोकस करना है। कहते हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, हमें दोनों की ग्रोथ मायने रखती है। हमने इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को ग्रो कराना है। ऐसे नहीं कि इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर दिया जैसे लिबरलिज्म करता है, या सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया जैसे कम्युनिज्म करता है। कहते हैं एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। तो ये कहते हैं हमें अपने सारे एस्पेक्ट पे फॉलो करना होगा। हमें बॉडी, माइंड,
इंटेलेक्ट और सोल, इन चारों एस्पेक्ट पे काम करना होगा। इनमें से कोई भी एस्पेक्ट को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें साथ में जोड़ने को ही इंटेग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो ठीक है, पर्सन की ग्रोथ कहते हैं ऐसी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, और सोसाइटी की ग्रोथ इस तरह से होनी चाहिए कि इंडिविजुअल की ग्रोथ भी उसमें साथ साथ होती रहे। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। स्पिरिचुअल और मटेरियलिटी को कैसे जोड़ना है, तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म यही सारी चीज़ों को बात करता है। यानी वेस्ट और ईस्ट की फिलॉसफी को साथ लेकर चलने की बात दीनदयाल उपाध्याय ने कही है, और ये आपको एक जर्नल में एक आर्टिकल्स के ज़रिए भी पढ़ सकते हो ये आइडिया, और हमारी रैपिड फायर रिवीजन में भी ये आइडिया दे रखा है। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। इसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है कि बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 में किसने सेटअप की थी या किसने इस्टेब्लिश की। इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने की थी। 1924 में इस्टेब्लिश करते हैं अनटचेबल और दलित्स की वेलफेयर के लिए, और दूसरी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है उनकी वेलफेयर के लिए करते हैं। बहिष्कृत वर्ड का मतलब होता है आउटकास्ट, मतलब जिनको कास्ट सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। अनटचेबल और दलित कास्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं। हालांकि कुछ लोग शूद्र और दलित दोनों सेम समझ लेते हैं, लेकिन दलित आउटकास्ट है, वो कास्ट सिस्टम का कभी हिस्सा ही नहीं बने। अब इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो ये आपको विद्या चक्रवर्ती की बुक से भी मिल जाता, और एजो सीकर की रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक से भी आपको मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है कि श्री औरोबिंदो के बारे में किसने ये कहा कि उन्होंने हीगल का जो नोशन है एब्सोल्यूट स्पिरिट का, वो यूज़ करते हुए हिंदू का जो वेदांत सिस्टम है वहाँ पर उन्होंने लगाया और उसको रेडिकली रीस्ट्रक्चर कर दिया। इसका राइट आंसर क्या ही हो सकता है? कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है? कोई बाहर फॉरनर ही कर सकता है, तो स्टीव ऑडिन इसका नाम होता है। अगर आप तुक्का भी मारना चाहते तो इसलिए ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ऑप्शन के हिसाब से। तो स्टीव ऑडिन ये बात करते हैं अपने, ठीक है, इस आर्टिकल में आप देख सकते हो जो जे स्टोर में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूक नायक न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? इसका राइट आंसर है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पब्लिश किया था 1920 में। मूक नायक का मतलब होता है वॉइस ऑफ साइलेंट या वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो ये एक न्यूज़पेपर था जिसके ज़रिए वो दलित या अनटचेबल या और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में उनकी आवाज़ बनना चाहते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, सोशल इंजस्टिस पे, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा करते थे इस न्यूज़पेपर में। विद्या चक्रवर्ती की बुक में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है, और राजू शेखर की रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी आपको ये मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसने प्रपोज किया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, PYQ है। इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया ने किया। तो चौखंबा मॉडल क्या है? चौखंबा मॉडल का मतलब है 4 टायर या 4 लेवल होना गवर्नेंस के। विलेज लेवल एक, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा है स्टेट लेवल, और फोर्थ है सेंट्रल लेवल। इस पे काम करना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पावर की, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल ऑफ राम मनोहर लोहिया भी कहते हैं। चौखंब का मतलब 4 पिलर। तो सोर्सेज की बात करें, विद्या चक्रवर्ती से भी आपको मिल जाता है, और एजो सीकर की रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो कब इस्टेब्लिश की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वो 1918 में की जाती है। 1918 में शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में टैगोर जो है इसे इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि दुनिया से कोनों कोनों से लोग आकर यहाँ पर पढ़ सके बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये यूनिवर्सिटी में बेसिकली एम ये था कि इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशनल ट्रेडिशन का ब्लेंड था, दोनों का मिक्सचर यहाँ पर जो था लर्निंग में लेकर आया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विद्या चक्रवर्ती की बुक से आपको ये मिल जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने ये आइडिया दिया है पितृभू और पुण्यभू का? ये बहुत ही इजी टेक्स्ट है, आप हिंदुत्व वर्ड ही वहाँ पर पढ़ते अपने क्वेश्चन में आपको पता है कि ये दे रखा है वी.डी. सावरकर ने। तो क्या है ये आइडिया? वी.डी. सावरकर ये कंसेप्ट प्रपोज करते हैं हिंदुत्व का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहते हैं पितृभू या पितृभूमि कह लो या फादरलैंड कह लो, वो होती है जहाँ पर आप पैदा हुए थे, जो आपके एंसेस्टर्स का लैंड है। फिर पुण्यभू वो है जो होली लैंड है, जहाँ पर आपकी सेक्रेट प्लेसेस है, जहाँ पर आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व है या जुड़े हुए हो, एसोसिएटेड हो, वो आपकी पुण्य भूमि होगी। तो सावरकर का ये कहना था हिंदूज़ के लिए इंडिया ही जो है वो पितृभू भी है और पुण्य भूमि भी वो इंडिया ही है। इसी तरह से सिख, जैन, बुद्ध उनके लिए भी यही है। लेकिन कुछ इंडिया के जो रिलीजन है, जैसे वो कहते थे मुस्लिम और क्रिश्चियन, हो सकता है उनके लिए ये पितृभू हो, उनके एंसेस्टर यहाँ पर पैदा हो, लेकिन ये पुण्यभू नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुस्लिम का मक्का है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन चर्च है, तो उनके आउटसाइड द इंडिया सेक्रेड प्लेसेस पाई जाती है। तो
तो इस तरह से वो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करते हैं अपना। विद्या चक्रवर्ती में भी आपको मिल जाता, एजू सीकर की इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ई बुक जो है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि ज्योतिबा फुले ने ये गर्ल्स स्कूल पूना में स्टार्ट किया था कौन से साल में? इसका राइट आंसर 1851 में किया था उन्होंने। 1851 में वो एक पूना में स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर लोअर कास्ट से जो लोग थे या लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ने आती थी। बेसिकली उनको एम्पावर करना एजुकेशन के थ्रू उनका मकसद था, इसलिए आज उनका नाम भी फेमस है उनके ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से। आपने ये कुछ दे रखी है इवेंट्स और इनको आपने करना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज। ये बहुत ही इजी है, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर 4 है। एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आती है चंपारण मूवमेंट 1917 में, पिजन मूवमेंट आती है इन खेड़ा गुजरात और वर्कर मूवमेंट इन अहमदाबाद 1918 में आती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 तक चलती है, और फिर आती है पूर्ण स्वराज ये 1929 में आती है कांग्रेस के लाहौर सेशन में। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो 1930 से लेकर 1934 तक चलती है। इसके सोर्सेज की बात करें तो रैपिड फायर विजन की बुक में ये सभी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया किसने दिया? बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। इसका राइट आंसर है एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय ये आइडिया देते हैं अपना रेडिकल ह्यूमनिज्म का, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फ्रीडम, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है रीजन और एथिकल वैल्यूज़ के थ्रू। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म बेसिकली ट्रू फ्रीडम की बात करता है कि इंडिविजुअल तभी समाज में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेगा अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जब उसकी डेवलप होगी तो उसके अपने मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, समाज ना बताए उसे क्या करना है, ऐसी चीज़ें। तो ये रेडिकल ह्यूमनिज्म है जहाँ पर किसी तरह का अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं होगा, डॉगमाज नहीं होगा, इंडिविजुअल जो है बिल्कुल फ्री होगा अपने विचारों को लेकर, थॉट्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। ये रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया है। इसको एम एन रॉय वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर। विद्या चक्रवर्ती की बुक में भी ये आइडिया आपको मिल जाता है और हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक में भी आपको ये आइडिया मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि नागा क्वीन किसे कहा जाता था जिसने महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था? इसका राइट आंसर है रानी गेडिलियो को कहा जाता था। इनको नागा क्वीन कहा जाता था। महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर 1930s में इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मदिन पत्रिका जो थी वो किसने फाउंड की थी? स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन किस ईयर में की थी आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1895 में की थी। इसको भी एक बार देख लेते हैं। 1895 में की थी। ब्रह्मदिन का मतलब यही होता है वॉइस ऑफ वेदांत, जहाँ पर वेदांत की फिलॉसफी को विवेकानंद पहुँचाना चाहते थे और लोगों को टीच करना चाहते थे। यह हमें रामाकृष्ण मूवमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से ये चीज़ मिलती है। अब सॉल्व करते हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को। इसमें जो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है कि कुछ थिंकर है और उनके आइडियाज़ दिए गए हैं और आपने बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शंस को देखते हुए। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ये है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। BCD सही है लेकिन A और E ठीक नहीं है। एक एक करके सबको देख लेते हैं। कौटिल्य को धर्मशास्त्र के साथ कनेक्ट कर रखा है, नहीं, वो अर्थशास्त्र होता तो ठीक कहलाता, धर्मशास्त्र के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। श्री अरबिंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का आइडिया देते हैं, ठीक है। और वीर सावरकर ने एन इको फ्रॉम अंडमान लिखा है, यस लिखा है, ये सही है। और फिर नेक्स्ट भी डी करेक्ट दे रखा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ही लिखी है ये राइटिंग, प्रीफेस टू राजयोग। और फिर ई जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने तराना हिंद नहीं लिखा है, वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इकबाल वही है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है। सोर्सेज की बात करें तो इग्नो के नोट से आपको ये चीज़ें मिल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है EV रामास्वामी नाइकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट करते हैं और इनमें से कौन सी चीज़ उनका पार्ट नहीं है? इसका राइट आंसर है 3rd, कांग्रेस को ज्वाइन करना नेशनल मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए, ये नहीं है उनकी लाइफ का इवेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट करते हैं 1925 में, सोशल जस्टिस को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, रैशनलिज्म को लेकर, खास करके तमिलनाडु में जो लोअर कास्ट है उनमें ये चीज़ आई जाए। और वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं, कास्ट हायरार्की को चैलेंज करते हैं, हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है उसको वो चैलेंज करते हैं। तो बेसिकली इसमें करेक्ट क्या है? पहला जो स्टेटमेंट दे रखी है कि परियर जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हैं, स्ट्रांगली करेक्ट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है हिंदू मैथोलॉजी के जो करैक्टर्स है उनकी एक नई इंटरप्रिटेशन वो देते हैं, यस वो देते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, नेशनल मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए नहीं करते, और अदर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते आए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सीरियसली नहीं ले रही है और वो नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग जैसी चीज़ें चलाते हैं बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, क्या वो करते हैं? करेक्ट है, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पार्ट है जिसमें मैरिजेस करवाई जा रही है बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, सो डैट कास्ट हिरार्की जो है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है, उसको किसी तरह से चैलेंज कर सके, रिजेक्ट कर सके। इसके सोर्सेज की बात करें, महेंद्र प्रसाद और हिमांशु राव की जो बुक आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, उसमें भी आपको मिल जाता, और हमारी रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, राम मनोहर लोहिया एक थ्योरी एडवांस करते हैं अपने फेमस वर्क में हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री की थ्योरी कहाँ पाई जाती है, कौन सा वर्क है? देखो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक ही बुक हिस्ट्री की दिखाई दे रही है विच इज़ व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो यही आंसर है इसका। तो राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में लिखते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि हिस्ट्री लीनियर मैनर में नहीं चलती है, वो साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल होने का मतलब होता है ऑपरेशन, रेवोल्यूशन, सोशल चेंजेस जो है बार बार आते रहते हैं, एक नई फॉर्म्स चाहे लेते हैं लेकिन बार बार आते रहते हैं। ये आते रहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फोर्सेस में चेंज आते हैं, उसकी वजह से ये रेवोल्यूशंस और सोशल चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यही व्हील ऑफ हिस्ट्री में वो बताते हैं। इसको आप इग्नो के नोट से भी देख सकते हैं। रैपिड फायर की रिवीजन की बुक में हमें सभी वर्क दे रखे हैं लोहिया के ऑर्डर में, और व्हील ऑफ हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है किसने आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है? इसका राइट आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर ने किया है। अब बेसिकली इनको क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक एक करके समझ लो। आर्यन थ्योरी को वो क्रिटिसाइज इसलिए कहते हैं ये ब्राह्मण्स का एक टूल है ताकि वो ड्रेविडियंस को जो है सब्जुगेट कर सके और अपनी डोमिनेंस जो है साउथ इंडिया पर चला सके। और ब्राह्मणिज्म को इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि ये कास्ट ऑपरेशन को रीइंफोर्स करता है, प्रमोट करता है वन सिस्टम को, इससे ब्राह्मण सुपीरियोरिटी आती है, तो इसलिए उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। हिंदुइज्म को इसलिए ओपनली रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये ब्राह्मणिकल कॉन्स्ट्रक्ट है लोअर कास्ट और वुमेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये नायकर के व्यू थे। और इसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी वो लॉन्च करते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने के लिए, रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो कट्टरता जिसे आप कहते हैं, फंडामेंटलिज्म जो कहते हैं, उसको चैलेंज करने के लिए। हिंदू एपिक जैसे कि रामायण, उनको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ पर ड्रेविडन को नेगेटिव लाइट में दिखाया है। तो इस तरह के इनके विचार रहते हैं। आपको ये महेंद्र प्रसाद की बुक में भी मिल जाता, और हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो डिटेल बुक है उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौन से साल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अनाउंस किया जाता है? इसका राइट आंसर है 1922 में किया जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रही होती है तभी ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है एक तरह से अनाउंस कर दिया जाता है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बात करता है, अल्कोहल पर पाबंदी लगाने की बात करता है, और बेसिक एजुकेशन की ये जो है बात करता है। गांधी जी ने क्या किया, इसको रिपब्लिश किया 1941 में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को एक्सपैंड करते हुए, और क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 की आती है उसमें रीएनफोर्स करने की इसको कोशिश की गई है। इसको विद्या चक्रवर्ती की बुक में भी हमें इस चीज़ का मेंशन मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट को लेकर, और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। तो अब पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन रहे, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 1 बनता है। एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट को देख लेंगे। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, इवन उनकी पूरी एक राइटिंग है इस पे। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, टोटल एवोल्यूशन की बात की, यस 1974 में वो करते भी हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर जो है वो सोशल जस्टिस के प्रोटैगनिस्ट थे, यस वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, दलित के राइट्स की बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट लीडर है? नहीं, वो मॉडरेट नहीं, वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो है हाइपर नेशनलिज्म के आइडियो को ऐसे देखते हैं कि इसके चलते हुए ट्रू फ्रीडम आती है। नहीं, ऐसे नहीं है, वो तो क्रिटिसाइज़ करते हैं हाइपर नेशनलिज्म को, और वो कहते हैं इसके चलते हुए जो है इंडिविजुअल की फ्रीडम चली जाती है। वो रैदर यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, हाइपर नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो महेंद्र प्रसाद की और हिमांशु राव की जो बुक है उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती।
और हमारी जो एज सीकर की इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक है उसमें भी कुछ पार्ट जो है इसके मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि श्री औरोबिंदो घोष ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत इजी है क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतनी फेमस बुक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिख रखी है, वो औरोबिंदो घोष ने नहीं लिखी है। और ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने इम्प्रिजनमेंट के टाइम पर लिखी थी और 1944 में ये लिखी थी, जिसमें वो इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल के बारे में बातें करते हैं। इसके अगर सोर्स की बात करें तो विद्युत चक्रवर्ती पे भी मिल जाता है और एज सीकर रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी हमने ये बात कर रखी है कि ये बुक किसकी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ये पूछ रखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी लिखी हुई है। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई ये बुक है। इसमें बेसिकली वो 1901 में पब्लिश करते हैं और क्या बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी को एक और चीज़ याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देते हैं, जो बहुत पॉपुलर होती है कि कैसे ब्रिटिशर जो है इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करते हुए यूके लेकर जा रहे हैं। ब्रिटिश रूल का इंडिया में हमें वेल्थ के लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें कहकर लोगों को अवेयर करते हैं। इसके सोर्सेस की अगर बात करें तो आपको इग्नो के मटेरियल में भी ये चीज़ मिल जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो बेसिकली थिंकर्स हैं उनके वर्क्स के बारे में पूछा जा रहा है। आपने देखा है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने कुछ वर्क्स, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कोई कंसेप्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनकी लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स, कौन सी पार्टी ज्वाइन की, कब छोड़ी, ये भी सारी चीज़ें आप एक बार याद कर लेना। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ऐसे नहीं अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हमें पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस यूनिट को अच्छे से कवर करके जाना है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।